नमस्कार। आज हम कुछ व्याख्यान अंशों पर गौर कर रहे हैं जो एक बहुत ही दिलचस्प विचार सामने रखते हैं, सरल पदार्थ। हाँ, नमस्कार। और ये विचार हैनेमैन की जीवन शक्ति की अवधारणा से जुड़ा हुआ है ना? बिल्कुल। तो चलिए समझते हैं कि इन स्रोतों के मुताबिक ये अभौतिक सिद्धांत आखिर है क्या, और मतलब जीवन से इसका क्या लेना दे रहा है। सही। ये सामग्री हमें दरअसल भौतिक दुनिया से परे ले जाती है। एक ऐसी शक्ति की बात करती है जो दिखती नहीं, पर माना जाता है कि जीवन को वही चलाती है। हाँ, इन स्रोतों के अनुसार जब हम स्वस्थ होते हैं तो एक तरह की आध्यात्मिक जीवन शक्ति, या उसे डायनामिक्स कहा गया है, वो हमारे शरीर को चलाती है। और ये वही शक्ति है जो हमारे क्या कहते हैं तर्क संपन्न मन को शरीर का सही इस्तेमाल करने देती है। हैनीमैन ने भी इस विचार को धीरे धीरे विकसित किया था, जैसा स्रोतों में बताया है। हाँ, और यहाँ एक बहुत बुनियादी फर्क समझाया गया है। एक तरफ है विचारों और अभौतिक पदार्थों की दुनिया, मतलब जो दिखाई नहीं देती। हाँ बिल्कुल। और दूसरी तरफ है वो भौतिक दुनिया जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। सरल पदार्थ इसी पहली अभौतिक दुनिया का हिस्सा है। अच्छा। इसे अभौतिक मौलिक बताया गया है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें एक रचनात्मक बुद्धि यानी फॉर्मेटिव इंटेलिजेंस बताई गई है। रचनात्मक बुद्धि। हाँ, मतलब यही वो चीज है जो हर जीव को, वनस्पति को, यहाँ तक कि खनिज को भी उसकी अपनी खास पहचान, उसका रूप देती है। अच्छा, इसकी कुछ खासियतें भी बताई गई हैं जो काफी दिलचस्प हैं। जैसे ये कि ये किसी भौतिक चीज में समा सकता है बिना उसे हटाए, ठीक वैसे जैसे चुंबक का असर लोहे में समा जाता है। सही का, ये एक अच्छा उदाहरण है। और ये सिर्फ वहां मौजूद नहीं रहता, बल्कि सक्रिय रूप से, एक्टिवली शरीर को नियंत्रित करता है। और सबसे चौंकाने वाली बात शायद ये लगी मुझे कि इस पर समय, स्थान या वजन जैसे भौतिक नियम लागू ही नहीं होते हैं। बिल्कुल, यही तो इसे भौतिक पदार्थ से अलग करता है। इसमें मात्रा की बात नहीं होती, वजन की बात नहीं होती। तो फिर किस चीज की बात होती है? गुणवत्ता की, जिसे स्रोतों में सूक्ष्मता की डिग्री कहा गया है, डिग्रीज ऑफ फाइननेस। मतलब ये कितना परिष्कृत है, कितना सूक्ष्म है, ये महत्वपूर्ण है, न कि ये कितना ज्यादा है। ये सब सुनने में काफी सैद्धांतिक, थियोरेटिकल लग रहा है। क्या स्रोतों में इसका कोई व्यावहारिक पहलू भी बताया गया है, या ये सिर्फ एक फिलोसॉफिकल विचार है? नहीं नहीं, इसका सीधा संबंध होम्योपैथी से जोड़ा गया है। अच्छा, होम्योपैथी से कैसे? देखिए, इन व्याख्यानों के अनुसार बीमारी की जड़ स्थूल शरीर में, मतलब फिजिकल बॉडी में नहीं होती। तो कहाँ होती है? इसी अभौतिक सरल पदार्थ में, मतलब जीवन शक्ति के स्तर पर गड़बड़ी होती है। ओके। इसीलिए उपचारों को भी उसी अभौतिक स्तर पर काम करने लायक होना चाहिए। इसीलिए तो होम्योपैथी में दवाओं को पोटेंटाइज किया जाता है। हाँ, वो प्रक्रिया जिसमें दवा को बहुत डाइल्यूट करते हैं और हिलाते हैं। हाँ, वो एक खास प्रक्रिया है जिसे माना जाता है कि दवा की अभौतिक ऊर्जा या गुणवत्ता बढ़ती है, वो परिष्कृत होती है, ताकि वो बीमारी पैदा करने वाले कारण की गुणवत्ता या डिग्री से मेल खा सके। समझ गया। अच्छा, इसी सिलसिले में एक और शब्द आया है, इनफ्लक्स, निरंतर प्रवाह। इसका क्या मतलब है? हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण विचार है। कहा गया है कि कोई भी चीज, चाहे वो इंसान हो, पौधा हो या कोई और वस्तु, वो अपने मूल कारण से लगातार ऊर्जा प्राप्त करती रहती है। लगातार? हाँ, एक निरंतर प्रवाह। और इसी इनफ्लक्स या प्रवाह की वजह से ही वो चीज अस्तित्व में बनी रहती है। अगर ये प्रवाह रुक जाए तो अस्तित्व खत्म? हाँ, स्रोत तो यही कहते हैं। इसी इनफ्लक्स को ब्रह्मांड और शरीर में व्यवस्था और सामंजस्य बनाए रखने वाला माना गया है, जिसे सरल पदार्थ नियंत्रित करता है। और इसमें एक पदानुक्रम, हायरार्की की भी बात है? हाँ, एक क्रम बताया गया है। आत्मा, जो खुद एक सरल पदार्थ है, उसे जीवन शक्ति से ऊपर माना गया है। और जीवन शक्ति बाकी सरल पदार्थों पर नियंत्रण रखती है, जो शरीर के अलग अलग हिस्सों को बनाते या नियंत्रित करते हैं। एक ऑरा का भी जिक्र है, जो हर चीज से जुड़ी बताई गई है, और डिग्री या स्तरों की बात भी। ये थोड़ा और समझा सकती हैं? जरूर। देखिए, सरल पदार्थ में सूक्ष्मता के कई स्तर या डिग्री बताए गए हैं। सबसे अंदरूनी, जो सबसे सूक्ष्म है, से लेकर सबसे बाहरी, जो सबसे स्थूल है। इंसान के संदर्भ में? हाँ, इंसान में भी जो अंतरतम डिग्री हैं वो इच्छा और समझ से जुड़ी हैं, और जो बाहरी शरीर है वो स्थूल डिग्री से बनता है। और होम्योपैथिक पोटेंटाइजेशन?
उसका लक्ष्य ही यही है कि दवा को इतना परिष्कृत, इतना सूक्ष्म बना दिया जाए कि वो शरीर की इन्हीं अंदरूनी सूक्ष्म डिग्री तक पहुंच सके और वहां असर कर सके। कोई उदाहरण दिया है? हाँ, सिलिका का उदाहरण दिया गया है। साधारण रेत का कण है, स्थूल है, पर जब उसे होम्योपैथी में उच्च पोटेंसी दी जाती है तो माना जाता है कि वो शरीर की बहुत गहरी, बहुत सूक्ष्म अवस्थाओं पर काम कर सकता है। दिलचस्प। और अनुकूलन, एडेप्टेशन की भी बात है। हाँ, कि जीवन शक्ति ही शरीर को माहौल के हिसाब से ढालती है, अडेप्ट करती है, ये भी उसी के नियंत्रण में है। तो अगर हम इन सभी स्रोतों का सार निकालें तो सरल पदार्थ एक तरह की अदृश्य, बुद्धिमान, अभौतिक शक्ति है। बिल्कुल, जो रूप देती है, जीवन देती है, व्यवस्था बनाती है। और ये हमारी जानी पहचानी भौतिक दुनिया के नियमों से बिल्कुल अलग तरीके से काम करती है। हाँ, सही समझा आपने। और यहीं से एक सोचने वाली बात निकलती है, एक सवाल उठता है। क्या? कि अगर हम वास्तविकता को इस नजरिए से देखें कि एक अदृश्य कारणों की दुनिया है और सब कुछ एक निरंतर ऊर्जा प्रवाह से जुड़ा हुआ है, तो ये नजरिया हमारे अपने होने का मतलब, हमारे स्वास्थ्य और इस पूरे ब्रह्मांड को समझने के हमारे तरीके को कितना बदल सकता है, इसके बारे में सोचने लायक है ना?